हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी में हम क्या पढ़ेंगे? हिस्टेरोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी पढ़ेंगे। इंडोस्कोपी होता क्या है? इंडोस्कोपी में एक लॉन्ग थिन ट्यूब होता है जो डायरेक्टली बॉडी के अंदर डाला जाता है। किस लिए? तो इंटरनल ऑर्गन और टिश्यू के डिटेल को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है। अब हिस्टेरोस्कोपी क्या है? तो इसमें हम यूट्रस को देखते हैं। लैप्रोस्कोपी क्या है? तो इसमें हम एब्डोमेन के अंदर जो भी ऑर्गन होता है उसको एग्जामिन करते हैं। ठीक है। तो लेप्रोस्कोपी क्या कह सकते हैं? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको लेप्रोस्कोप कहते हैं, जिससे हम एब्डोमिनल ऑर्गन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? तो हिस्टेरोस्कोपी पढ़ रहे हैं। ठीक है। हिस्टेरोस्कोपी, हिस्ट्रो मतलब क्या होता है? यूट्रस। स्कोपी मतलब यूट्रस के अंदर देखना। ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम डायरेक्टली इवैल्यूएशन करते हैं सर्विकल कैनाल और यूट्राइन कैविटी के अंदर। इसमें हम क्या करते हैं? मेनली हम देखते हैं यूट्राइन कैविटी को और सर्विकल कैनाल को। ठीक है। तो वही कह रहा है, ये एक डायरेक्ट विजुअलाइजेशन है जिसको हम कैसे देखते हैं? तो इंडोस्कोप के मदद से और लाइट सोर्स की मदद से। ये दो तरह का होता है, एक होता है डायग्नोस्टिक और दूसरा होता है ऑपरेटिव। तो सबसे पहले हम डायग्नोस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। उससे भी पहले हम जानते हैं कि जो हमारा हिस्टेरोस्कोपी है, हिस्टेरोस्कोपी एक प्रोसीजर है जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है उसको हम कहते हैं हिस्टेरोस्कोप। SYSTEROSCOP, हिस्टेरोस्कोप। ये एक इंडोलुमिनल इंडोस्कोप है। ये मेरे दो तरह का हिस्टेरोस्कोप पढ़ना है, एक होता है रिगिड और दूसरा होता है फ्लैक्सिबल। ठीक है। तो रिगिड और फ्लैक्सिबल में क्या डिफरेंस है? तो रिगिड 4 mm स्कोप होता है। ये शार्पेस्ट और क्लियरेस्ट व्यू देता है। अगर नैरो 3.5 mm कहें तो इसमें मिनिमम डायलेशन ऑफ सर्विक्स होता है। ठीक है। फ्लैक्सिबल ये डिफ्लेक्ट करता है कितना रेंज में? तो 120 से 107 डिग्री में ये क्या करता है? डिफ्लेक्ट करता है। और ये मेनली जो हमारा फ्लैक्सिबल है ये डायग्नोस्टिक की तरह यूज होता है। लेकिन रिगिड क्या है? रिगिड मेनली ऑपरेटिव के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है। तो देखते हैं डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोप। ये यूज होता है डायग्नोसिस के लिए कि यूट्रस में कौन सा प्रॉब्लम है। ये कंफर्म करता है, ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। इसमें अदर टेस्ट भी करना पड़ता है जैसे कि हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी, जो कंफर्म करता है रिजल्ट को। हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी नाम से ही देखिए, हिस्टेरो मतलब यूट्रस, सल्पिंगो मतलब फैलोपियन ट्यूब, ग्राफी ग्राफ के थ्रू हम देखते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी एक एक्सरे डाई है, टेस्ट है जो चेक करता है यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब को। ठीक है। ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोपी क्या होता है? ऑपरेटिव नाम से देखिए, ऑपरेट कर रहा है, करेक्ट करता है एबनॉर्मल कंडीशन को। कैसे? तो पहले एक बार डिटेक्ट हो जाए उसके बाद ये क्या करता है? उसको ऑपरेट करता है। अगर एबनॉर्मल कंडीशन डिटेक्ट हो गया ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी तो ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोपी परफॉर्म किया जाता है उसी समय में, ताकि जो सेकेंड सर्जरी हो उसको अवॉइड कर सके। ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोपी के दौरान स्मॉल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जो करेक्ट करता है कंडीशन को। और ये इंसर्ट कैसे होता है? तो हिस्टेरोस्कोप के थ्रू। तो ऑपरेटिव में हम मेनली रिगिड यूज करते हैं, और अगर ये डायग्नोसिस करना है तो फ्लेक्सिबल हिस्टेरोस्कोप यूज करते हैं। इंडिकेशन, डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी का इंडिकेशन कब होता? इंडिकेशंस, अब इंडिकेशंस कब होंगे? तो दो तरह का है, तो दो तरह का इंडिकेशन भी होगा। अगर डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी का इंडिकेशन देखें तो एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, दोनों प्री मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के लिए। परसिस्टेंट एब्डोमिनल ब्लीडिंग हो रहा है तो भी किया जाता है।
उसके बाद पोस्ट मेनोपोजल इंडोमेट्रियल थिकनिंग हो रहा है तब भी किया जाता है। अगर इंट्रायूटेराइन डिवाइस रिटेन हो जाए तब किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन करना रहता है तब किया जाता है, या इंडो सर्विकल लेसन हो तब किया जाता है। ठीक है, और कब कर सकते हैं, जैसे कि कोई यूट्रस में पॉलिप्स हो गया है तो पॉलिप्स कैसे पता चलेगा, तो फ्लैसी फ्राइबल होता है, या सब मुकोसा फाइब्रॉइड हो गया है, इंट्रायूटेराइन एडहेशन है, यूट्रस का सेप्टम है, तो मेनली हम ये सब करते हैं। और क्या के लिए करते हैं, तो इंडोमेट्रियल का सैंपल ऑब्टेन करने के लिए, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर देखने के लिए ये डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी किया जाता है। जब हम यूट्राइन सेप्टम देखते हैं ना तो कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि यूट्राइन सेप्टम इस तरह से बना है तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये बाइकॉर्नुएट है। बाइकॉर्नुएट इस तरह होता है ना, तो जब अंदर से देखेंगे तो दोनों तो सेप्टम ही दिखेगा, या सेप्टम है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, इसके लिए एमआरआई किया जाता है कंफर्म करने के लिए। अब आते हैं ऑपरेटिव प्रोसीजर में। ये ऑपरेटिव प्रोसीजर कब किया जाता है, एडीनोलाइसिस में, जब एडहेशन हो जाए उसे काट के हटाना हो, यूट्राइन सेप्टम का जब रिसेक्शन करना हो, उसके बाद मायोमेक्टोमी करना हो सबमुकोसा फाइब्रॉइड का, ये मेनली टाइप 0 और टाइप 1 के लिए होता है। पोलिपेक्टोमी करना हो, मतलब टोमी मतलब सर्जरी के लिए अगर हो तब ये ऑपरेटिव हिस्टेरेक्टोस्कोपी यूज होता है। रिमूवल ऑफ इम्बेडेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इंडोमेट्रियल एब्लेशन, उसके बाद क्या है, तो इंडोमेट्रियल पॉलिप्स को रिमूव करना हो, तो ये सब प्रोसीजर में मेनली हम ऑपरेटिव यूज करते हैं। ठीक है, तो इक्विपमेंट कौन कौन सा यूज होता है, जो बेसिक इक्विपमेंट यूज होता है परफॉर्म करने के लिए, डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी, उसमें क्या होता है, हिस्टेरोस्कोप होता है, लाइट सोर्स होता है और डिस्टेंशन मीडिया होता है। अब ये डिस्टेंशन मीडिया क्या होता है, डिस्टेंशन मीडिया के थ्रू हम क्या करते हैं, डिस्टेंट करते हैं, मतलब कि जैसे कि ये जो यूट्रस है ना, इसको क्या करते हैं, थोड़ा इसके बीच का स्पेस बढ़ाते हैं, तो इसमें हम डिस्टेंशन मीडिया यूज करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में CO2 गैस यूज किया जाता था, लेकिन ये हार्मफुल था। फिर क्या यूज किया गया, हाई विस्कोसिटी डेक्स्ट्रॉन, तो इसका क्या था, ये भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो फिर हमने यूज किया लो विस्कोसिटी डेक्स्ट्रॉन। अब इसमें क्या हो रहा था, ये इसमें हमने मेनली नॉर्मल सलाइन यूज किया और दूसरा 1.5% ग्लाइसिन। ठीक है, तो इसमें भी दो तरह का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट मीडिया और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट फ्री मीडिया। तो जो इलेक्ट्रोलाइट मीडिया होता है उसमें हमारा आता है नॉर्मल सेलाइन, और जो फ्री मीडिया होता है उसमें आता है 1.5% ग्लाइसिन, 3% सॉर्बिटॉल, 5% मैनिटॉल। इसमें मेनली हमारा 1.5% ग्लाइसिन ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें मेनली किया जाता है, तो इंडोमेट्रियल कैविटी में प्रेशर लगाया जाता है 45 mmHg और उससे ज़्यादा। अगर ज़्यादा यूजुअली कितना तक लगा सकते हैं, तो 70 से 100 mmHg तक लगा सकते हैं, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा हो जाए तो फिर एक्स्ट्रा वैकेशन होने का डर है, मतलब कि हमारा वेस्कुलर सिस्टम डैमेज होने का डर होता है। ठीक है, तो चलिए पहले फ्लूइड डिस्टेंशन मीडिया को समझ लेते हैं। इसमें मेनली दो चीज़ यूज किया जाता है, या तो नॉर्मल सेलाइन या ग्लेसाइन। तो ये दोनों में ज़्यादा यूजफुल कौन है, तो इन दोनों में जो क्लियरिटी देता है ज़्यादा ग्लाइसिन वाला देता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट फ्री मीडिया है और ये हमारे ब्लड के साथ मिलता नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल सेलाइन वाटर है ये इलेक्ट्रोलाइट मीडिया है और ये वाटर के साथ मिलके
स्टार्टिंग में कैसा देता है, तो ऐसे धुंधला सा देता है, उसके बाद सही हो जाता है। तो लेकिन अगर क्लैरिटी की बात करें तो ज़्यादा क्लैरिटी कौन देता है, हमारा ग्लाइसिन मीडिया। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा नॉर्मल सेलाइन है और ये ग्लाइसिन है, इसमें कैसा हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो याद रखिए ग्लाइसिन में मोनोपोलर इलेक्ट्रोसर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। यही इसका एडवांटेज है। क्यों एडवांटेज है आगे डिस्कस करेंगे। और नॉर्मल सेलाइन में ओनली बाईपोलर इलेक्ट्रोसर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। अब ये कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो मोनोपोलर है इसमें हम ग्लाइसिन ही क्यों यूज करते हैं, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट मीडियम क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रोलाइट मीडियम यूज करेंगे तो ये करेंट को क्या कर देगा, जो करेंट आ रहा है उसको डिस्पर्स कर देगा, जिसके कारण हमें सही से जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम यूज करते हैं कौन सा, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ग्लाइसिन मोनोपोलर में। तो अब इसके कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल सेलाइन है और यहाँ पर ग्लाइसिन है। ठीक है, बेहतर विजुअलिटी किस में आता है, ग्लाइसिन में। ठीक है, इसलिए ज़्यादा लोग इसको यूज करते हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेज है जो नॉर्मल सेलाइन में कम देखा जाता है। कौन सा डिसएडवांटेज है, तो फ्लूइड ओवरलोड। मेनली ग्लाइसिन में फ्लूइड ओवरलोड ज़्यादा देखा जाता है, नॉर्मल सेलाइन में कम देखा जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, जो ग्लाइसिन होता है ना वो क्या बता है, इलेक्ट्रोलाइट फ्री, मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है। तो ये हमारे प्लाज्मा के लिए हाइपोटोनिक की तरह काम करता है। हाइपोटोनिक मतलब क्या होता है, टोनिक मतलब सल्यूट, सल्यूट इसमें कम हो जाते हैं। तो ये क्या करेगा, इसमें फ्लूइड का ओवरलोड होने का डर है। ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। यही नॉर्मल सेलाइन में कम देखने को मिलता है। क्यों, नॉर्मल सेलाइन कैसा होता है, आइसोटोनिक इन नेचर होता है, या कह सकते हैं प्लाज्मा के लिए आइसोटोनिक है। अगर फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, क्यों हम इतना डर रहे हैं। तो इसके कारण पल्मोनरी इदीमा, हाइपोनेट्रिनेमिया, हार्ट फेलियर, सेरिब्रल इदीमा हो सकता है। तो ये होता कैसे, जैसे कि हमारा क्या है, यूट्रस है, यहाँ पर से हम डाल रहे हैं क्या, तो या तो ग्लाइसिन या नॉर्मल सेलाइन। तो ये जितना टाइम रहना चाहिए एक टाइम होता है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है और फिर इधर से निकल रहा है, तो इसका एक टाइमिंग होता है। और इसको क्या किया जाता है, इसको देखा जाता है कि कितना बाहर निकल रहा है, कितना अंदर जा रहा है। तो इसको कहते हैं फ्लूइड मॉनिटरिंग ड्यूरिंग प्रोसीजर। इसमें देखा जा रहा है कि टोटल फ्लूइड हमने कितना डाला और टोटल फ्लूइड कितना निकल रहा है। जैसे कि हमने 1000 ml डाला और 500 ml निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फ्लूइड डिफिशियंट हो रहा है। तो ये फ्लूइड जाता कहाँ है, तो जानते हैं हमारे शरीर का नॉर्मल प्रोसीजर है रीअब्जॉर्प्शन का, तो वो हो रहा है। तो ग्लाइसिन के लिए जो असेसमेंट हुआ जाता है कितना पानी कम होगा, तो 1 से 1.5 लीटर, इससे ज़्यादा कम नहीं लगा तो उस समय ये प्रोसीजर है उसको रोक दिया जाता है। जब 1 तक पहुंचता है ना, जो लिक्विड फ्लूइड बाहर आ रहा है, जैसे हम 1000 निकाल रहे हैं और 500 निकल रहा है, तो इसको ये क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। अगर 1 लीटर डिफिशियंट होने लगा तो हम वहाँ पर डॉक्टर को बोलने लगते हैं, डॉक्टर जल्दी प्रोसीजर कीजिए क्योंकि फ्लूइड डिफिशियंट हो रहा है। और जैसे ही अगर 1.5 पहुँचा उस समय कहते हैं स्टॉप द प्रोसीजर, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस दिखने लगेंगे। नॉर्मल सेलाइन के लिए ये यहाँ पे क्या है, एक एडवांटेज है, इसमें फ्लूइड कितना चाहिए, इसमें 2 लीटर तक डिफिशियंट सह सकता है, 2 से 2.5 लीटर तक। तो 2 लीटर डिफिशियंट हुआ तो हम डॉक्टर को कहेंगे कि अब क्या हो रहा है, फ्लूइड की कमी हो रही है, जल्दी जल्दी कीजिए, फास्ट प्रोसीजर कीजिए। लेकिन 2.5 लीटर हुआ तो उसमें से प्रोसीजर स्टॉप करना पड़ता है। तो इसमें नॉर्मल सेलाइन क्या होता है, सही होता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक ये
क्वेश्चन डील करते हैं, जैसे कि एक वुमेन है जिसको हिस्टेरोस्कोपी हो रहा है, उसमें डॉक्टर जितना टाइम लेना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम लिया है, ठीक है, जिसके कारण पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया है। तो उसका कॉज क्या होगा, तो अभी पढ़ा है, फ्लूइड ओवरलोड होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए वापस आते हैं पीपीटी पे। क्या कह रहा है कि मॉडर्न सिस्टम में अब हम डिजिटल कैमरा का यूज करते हैं, जो अटैच होता है किससे, आई पीस से, जिससे कि हम जो इमेज है उसको मॉनिटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। टाइप कितना यहाँ पे हिस्टेरोस्कोप को बताया, 3 तरह का होता है, रिगिड, सेमी रिगिड, फ्लेक्सिबल। अगर बेहतर ऑप्टिकल क्वालिटी चाहिए तो रिगिड स्कोप यूज करते हैं एज कंपेरिजन टू फ्लेक्सिबल। क्या हुआ, इसको हम रिगिड को हम क्या में यूज करते हैं, बेहतर क्वालिटी के लिए, दूसरा ऑपरेटिव के लिए, क्योंकि इसके थ्रू हम ऑपरेशन भी किया जा सकता है। लेकिन जो फ्लेक्सिबल है ये सिर्फ हम देखने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल हिस्टेरोस्कोप में लेस पेन होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जो डिस्टेंशन में दिया था उसमें क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, पहले ही बताए थे। CO2, नॉर्मल सेलाइन, लेसरेटेड रिंगर्स जिसको हम कहते हैं, ये नॉर्मल सेलाइन का ही दूसरा नाम है। उसके बाद ग्लाइसिन, सॉर्बिटोल, मैनिटोल और हिस्कॉन जिसमें 32% डेक्स्ट्रॉन रहता है। CO2 सेफ रहता है, ईजी टू यूज होता है, लेकिन रेपिडली ऑब्जर्व हो जाता है, और इसमें ब्लीडिंग अगर है तो विजुअलिटी पुअर होगा। ठीक है, नॉर्मल सेलाइन आइसोटेनिक होता है, लेकिन ये बाइपोलर के लिए यूज होता है, मोनोपोलर के लिए सुटेबल नहीं है। इसका रिस्क क्या है, तो फ्लूइड ओवरलोड। ठीक है, लेसरेटेड रिंगर्स भी सेम ही है। ग्लाइसिन, ये इलेक्ट्रोलाइट फ्री है, हाइपोटोनिक है। ठीक है, ये मोनोपोलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें हाइपोटोनिक फ्लूइड ओवरलोड देखने को मिलता है। सॉर्बिटोल नॉन कंडक्टिव है, इसमें हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर है। जो हिस्क कौन है, ये नॉन कंडक्टिव है, डिफ़िकल्ट टू डिलीवर, और इससे हाइपरटोनिक फ्लूइड ओवरलोड एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होने का डर है। ठीक है, जिस तरह से हम जब हिस्टेरोस्कोप से देखते हैं तब पॉलिप्स इस तरह का दिखेगा, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स। नीचे है जो आर्कुरेट यूट्रस दिख रहा है, और ये क्या है, हमारा स्मॉल टाइप 1 सर्विकल फाइब्रॉयड है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन के पहले हम कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में सर्विकल ट्रॉमा आ सकता है, परफोरेशन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। ठीक है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। कंट्राडिक्शन, एब्सोल्यूट कंट्राडिक्शन और रिलेटिव कंट्राडिक्शन में क्या अंतर है। एब्सोल्यूट कहने का मतलब है कि इसका अब हम यूज ही नहीं कर सकते कोई भी कंडीशन में। रिलेटिव मतलब है कि एक ऑप्शन है, 75% नहीं कर सकते तो 25% ऑप्शन है कि आप कर सकते। एब्सोल्यूट कंट्राडिक्शन कब होगा, जब एक्यूट पेल्विक या वेजाइनल इन्फेक्शन होगा, जैसे कि जेनाइटल हेर्पिस, जिसके कारण डिजीज स्प्रेड होने का खतरा हो सकता है डिस्टेंशन मीडिया के द्वारा। एक्सेप्शन है, जैसे कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस लगा हुआ है और उसी के कारण पेल्विक इन्फेक्शन हो रहा है, तब उसमें हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो निकालेंगे तो निकल जाएगा। सर्विकल कैंसर, यूटेराइन कैंसर में हम ये एब्सोल्यूट कंट्राडिक्शन होता है। रिलेटिव कंट्राडिक्शन, जैसे कि ब्लीडिंग हो रही है, एक्सटेंशन एडहेशन है, लियोमायोटोमा है, मतलब मायोटोमा 50% से ज़्यादा हो गया है रेदर देन सब मुकोसा। ठीक है, प्रेगनेंसी है या रिसेंट यूटेराइन परफोरेशन है, तो उस समय हम यूज नहीं करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, यूटेराइन परफोरेशन। ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ना रेयर हैं और लेस देन 2% प्रोसीजर में यूज होता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोप का लोअर कॉम्प्लिकेशंस होता है एज कंपेरिजन टू ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोप। तो इसमें भी जो दिख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा लग रहा है यूटेराइन परफोरेशन, फिर पेल्विक इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, फ्लूइड ओवरलोड, ब्लैडर और बॉल इंज्यूरी, यूटेराइन परफोरेशन,
इन्फेक्शन और पोस्ट ऑपरेटिव हेमरेज। कोई पूछेगा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या है, तो यूटेराइन परफोरेशन। इसका कॉम्प्लिकेशंस और क्या हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है आफ्टर इंडोमेट्रियल एब्लेशन डिवाइस। अब ये इंडोमेट्रियल एब्लेशन होता क्या है, ये एक प्रोसीजर है जिसमें जो इंडोमेट्रियल जो यूट्रस का इनर लाइनिंग होता है उसके लेयर को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, ताकि जो हैवी मेनिस्टर ब्लीडिंग हो उसको रिड्यूस या स्टॉप कर सकें। ये मेनली उन्हीं वुमेन में होता है जो फ्यूचर में चिल्ड्रन प्लान करना नहीं चाहती है। तो इसमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस कहने का क्या मतलब है, बहुत दिन के बाद ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि परसिस्टेंट ब्लीडिंग, सेंट्रल हेमेटोमेट्रा। अब हेमेटोमेट्रा मतलब क्या होता है, इसमें कलेक्शन ऑफ ब्लड होता है विद इन द यूट्रस, और ये क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये सेंटर में ट्रैप हो गया तो सेंट्रल हेमेटोमेट्रा। कॉर्नुअल मतलब कहाँ पर, तो वो अगर जैसे कि फैलोपियन ट्यूब होता है यहाँ पर हो गया तो उसको कहेंगे कॉर्नुअल हेमेटोमेट्रा। पोस्ट एब्लेशन ट्यूबर्स स्टेलाइजेशन सिंड्रोम। अब ये क्या होता है, तो ये जो सिंड्रोम है ये अनकॉमन कॉम्प्लिकेशंस है मेनली इंडोमेट्रियल एब्लेशन का। इसमें क्या होता है, साइक्लिक पेल्विक पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, साइक्लिक पेल्विक पेन, उसके साथ साथ सीवियर क्रैम्प लाइक पेन होता है लोअर एब्डोमेन में। ठीक है, और ये मेनली उन्हीं में देखा जाता है जिनमें इंडोमेट्रियल एब्लेशन डिवाइस यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो पोस्ट ट्यूबुलर स्टेरिलाइजेशन सिंड्रोम है ये डिले कॉम्प्लिकेशंस है इंडोमेट्रियल एब्लेशन का, और जिनमें हिस्ट्री होता है ट्यूबल लिगेशन का उनमें ही ये देखने को मिलता है। अगला क्या है, द लेट्रोग्रेड ब्लीडिंग, मतलब कि ब्लीडिंग बाहर ना निकल के अंदर की ओर चला जाए ट्यूब की तरफ। इनएबिलिटी टू इवेलुएट इंडोमेट्रियम इफ ब्लीडिंग रीअकर, अगर ब्लीडिंग फिर से होने लगे तो उसको हम इवेलुएट नहीं कर पाते हैं, और नहीं कर रहे हैं तो ये देखा जाता है। डिले हो गया इंडोमेट्रियल कैंसर के डायग्नोसिस में, तब ये देखने को मिलता है मेनली। और कब कब, प्रेगनेंसी के समय, पोस्ट एब्लेशन या इंडोसल्पिंगोब्लास्टोसिस के टाइम में। अब आते हैं लेप्रोस्कोपी में। लेप्रोस्कोपी वर्ड जो आया है वो ग्रीक वर्ड से आया है। लेप्रा मतलब क्या होता है, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी बिटवीन द मार्जिन रिब्स एंड हिप। स्कोपी मतलब क्या होता है, टू सी, टू व्यू, टू एग्जामिन। तो लेप्रोस्कोपी मतलब क्या हुआ, ये एक सर्जिकल डायग्नोसिस प्रोसीजर है जिसमें हम एग्जामिन करते हैं ऑर्गन जो एब्डोमेन के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सर्जरी में यूज करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। ठीक है, जिसको हम दूसरा नाम में मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी भी कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही क्या होता है, हमें होल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको दूसरा नाम अगर सर्जरी है तो बैंडियाड सर्जरी भी कहेंगे, या की होल सर्जरी। कौन सा होल, की होल सर्जरी भी कहा जाता है। ये एक मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक है जिसमें ऑपरेशन किया जाता है मेनली एक स्मॉल इंसीजन करके। इंसीजन कितना होता है, यूजुअली 0.5 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। चलिए अब बात करते हैं बेसिक ऑफ लेप्रोस्कोपी में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है। सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कहते हैं वेरिस नीडल। अब इसका क्या काम होता है, ये मेनली पेरिटोनियम कैविटी में एयर भरने का काम करेगा, एयर या CO2। कैसे, तो अम्बिलिकल के थ्रू, जहाँ पर एब्डोमिनल वॉल का थिनेस्ट लेयर प्रेजेंट होता है उसके थ्रू हम इस नीडल के हेल्प से एयर या CO2 पेरिटोनियम में डालते हैं ताकि थोड़ा स्पेस बन सके। दूसरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं, दूसरा इंस्ट्रूमेंट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक लैपेरोफ्लेटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं इंसुफ्लेटर।
इंफ्लेटर। इसका क्या काम है? तो ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है कांस्टेंट इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर विदाउट एक्सीडिंग द सेफेस्ट लिमिट। अब जो अंदर में प्रेशर कर दिए, अब उसको मेंटेन करने भी को तो ज़रूरत है, तो वही इस इलेक्ट्रॉनिक लेप्रोफ्लेटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है उसको कहते हैं ट्रोकर। ये किस लिए यूज होता है? इसके थ्रू अदर इंस्ट्रूमेंट इंटर करता है हमारे एब्डोमेन के अंदर। ठीक है। चौथा इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है उसको कहते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या है? ये मेनली डिफरेंट साइज और एंगल का होगा, जो मेनली हमारे पेरिटोनियम कैविटी को देखने में हेल्प करेगा। कैमरा इक्विपमेंट, लाइट सोर्स यूज करते हैं, फोर्सेप और सीजर यूज करते हैं। मेनली ये दो तरह का होता है, डिस्पोजेबल और रीयूजेबल। डिस्पोजेबल जो यूज करके फेंक देते हैं, रीयूजेबल जो ये बार बार यूज करते हैं। ये आइदर क्या हो सकता है, ये ट्रॉमेटिक या ग्रैप्सिंग फोर्सेप होता है। ठीक है। अब पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है पहले लेप्रोस्कोपी के लिए। तो हम पहले इन्फॉर्म करते हैं कि पेशेंट को जो भी बेनिफिट्स है, रिस्क है, तो सारी चीज़ बताते हैं। इन्फॉर्म कंसेंट इसको कहते हैं, उसको इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं। उसके बाद इंटेस्टाइन को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले इंटेस्टाइन एम्प्टी होना चाहिए ताकि बेहतर व्यूइंग हो और इंजरी से बचा सके। पेशेंट को 200 लिथोटोमी पोजीशन में होना चाहिए। 200 लिथोटोमी पोजीशन क्या होता है? सुपाइन पोजीशन में सोकर पैर को ऊपर करना। ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है? तो न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट किया जाता है। तो न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? एब्डोमिनल वॉल को लिफ्ट करेंगे हैंड के द्वारा या ग्रैस्पिंग फोर्सेप के द्वारा। उसके बाद न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करेंगे। वो जो नीडल बताई थी, कौन सा नीडल? तो वेरिस नीडल के थ्रू। और इंट्रोडक्शन करें कहाँ पर वो वेरिस नीडल डालेंगे? तो अम्बिलिकल एरिया में। ये जो नीडल इंसर्ट किया जाता है, ये डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं, ऑब्लिक एंगल बना के किया जाता है टुवर्ड्स यूट्राइन फंडस। ठीक है। निगेटिव प्रेशर अलाउ क्या करेगा? अंडरलाइंग स्ट्रक्चर टू फॉर अवे। उसके बाद मेक श्योर करेंगे कि नीडल जो गया है वो करेक्ट पोजीशन में गया है। उसके बाद एयर फ्लो करेंगे। एयर फ्लो कैसे? तो 2.5 लीटर पर मिनट। कितना एयर फ्लो करेंगे? एयर फ्लो कैन बी इंक्रीज टू 2.5 लीटर पर मिनट। कब तक? जब तक कि प्रेशर 15 mmHg ना हो जाए। तो उसके बाद ट्रोकल का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। जैसे ही इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर 15 mmHg पहुंच जाए, तो जो मेन ट्रोकर होता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो वेरिस नीडल है उसको हटाकर पोजीशन ऑफ ट्रोकर वेरीफाई किया जाता है, ताकि ये जो लेप्रोस्कोप है उसके इंसर्ट करने में और पेल्विक कैविटी को सही से देख सकें। अब जब हम वेरिस नीडल या ट्रोकला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो हमारा ओमेंटम है, बॉल है, पेल्विक वेसल का जो बाइफरकेशन होता है, अलग होता है, वो सब का इंजरी अवॉइड करना पड़ता है। ठीक है। इसलिए जो साइट ऑफ इंट्रोडक्शन होता है वो वेरीफाई किया जाता है फिंगर से पल्पेट करके या ट्रांस इल्यूमिनेशन ऑफ एब्डोमिनल वॉल से, ताकि अवॉइड कर सके इपीगैस्ट्रिक वेसल का इंजरी। ठीक है। अगर देखना भी पड़ता है कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। ठीक है। अब ऑपरेटिव प्रोसीजर के दौरान हम क्या करते हैं? 1 से 2 बोतल रिंगल लैक्टेट यूज किया जाता है, ताकि वो पेरिटोनियम कैविटी को वॉश कर सके आफ्टर लेप्रोस्कोपी। ठीक है। वहाँ पर 500 या 1000 ml रिंगल लैक्टेट लीव कर दिया जाता है, ताकि वो रिड्यूस कर सके पोस्ट ऑपरेटिव पेन को। तो ऑपरेटिव प्रोसीजर में हम क्या करते हैं? एक बार जब लेप्रोस्कोपी हो जाए, उसके बाद 1 या 2 बोतल ऑफ रिंगल लैक्टेट से पेरिटोनियम कैविटी को वॉश करते हैं। 500 या 1000 ml रिंगल लैक्टेट वहाँ छोड़ दिया जाता है, ताकि पोस्ट ऑपरेटिव पेन से बचाया जा सके। आफ्टर द प्रोसीजर CO2 गैस मस्ट बी इवाकुएटेड कम्प्लीटली। प्रोसीजर के बाद जो हम CO2 गैस डाले हैं
वो पूरी तरह बाहर निकलना ज़रूरी है ताकि जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन है वो ज़्यादा ना हो। एप्लीकेशन कहाँ होता है? तो डायग्नोस्टिक टूल में और थेरापीटिक मोडालिटी में। ये डायग्नोस्टिक टूल कहने का क्या मतलब है? जैसे कि इनफिल्ट्रेटी में, ओवेरियन सिस्ट में, इक्टोपिक प्रेगनेंसी में, पीआईडी में, जैसे कि ट्यूबल एब्सेस या एडहेशन होया हुआ है, इंडोमेट्रियोसिस में। ठीक है। डायग्नोस्टिक टूल और क्या में यूज हो सकता है? तो क्रोनिक पेल्विक पेन, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, इंडोमेट्रियासिस, एडहेशन, ओवरी सिस्ट टॉर्सन, फैलोपियन ट्यूब टॉर्सन और सल्पेंजिटाइटिस, यूतरस में अगर कोई फाइब्रॉइड या लियोमाइटोमा हो गया हो, पेल्विक कंजेशन हो गया हो, इनफर्टिलिटी, ऑन्कोलॉजिक प्रोसीजर, ये सब में यूज होता है। ठीक है। तो बेनिफिट क्या है? पेन कम होगा, लेस पेन मेडिकेशन यूज होगा। ठीक है। ब्लीडिंग कम होगी ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसीजर, रिस्क ऑफ हेमरेज कम होगा, हॉस्पिटल स्टे शॉर्ट रहेगा, उसका रिकवरी जल्दी होगा, रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, पोस्ट सर्जिकल स्कारिंग कम होगा। इंडिकेशन किसके लिए किया जाता है? तो फीमेल स्टेराइजेशन, इक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिमूवर के लिए, कोई इंडोमेट्रियोसिस ओवेरियन सिस्टोसिस हो जाए, लाइसिस ऑफ एडहेशन के लिए, इंट्रापेरिटोनियल इंट्रायूट्राइन डिवाइस के लिए, लिम्फ नोड के लिए, गायनेकोलॉजिक प्रोसीजर के लिए। लेकिन हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन याद रखना चाहिए। एब्सोल्यूट मतलब कि इसमें एकदम नहीं होगा, रिलेटिव मतलब कि बाद में कर सकते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में लेप्रोस्कोपी नहीं यूज होता है। हेमोपेरिटोनियम जिसमें कि हेमोडायनेमिकली इनस्टेबल है पेशेंट तो नहीं यूज होता है। पल्मोनरी डिजीज या कार्डियोवैस्कुलर सीवियर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में नहीं होता है। अगर किसी को ट्यूबरस पेरिटोनाइटिस है उसको भी ये प्रोसीजर नहीं होगा। रिलेटिव मॉर्बिड ओबेसिटी है, किसी को लार्ज हियाटल हर्निया है, तो रिलेटिव कहने का क्या मतलब है? जैसे कि हियाटल हर्निया ठीक हो गया तो हम फिर से लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। एडवांस मेलिगेंसी है, जनरलाइज पेरिटोनाइटिस है, ठीक है, या पेरिटोनाइटिस पहले हो चुका है प्रीवियस सर्जरी में, इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज है, एक्सटेंसिव इंट्रा एब्डोमिनल स्कार है, तो हम नहीं करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी डिस्कस कर ली हूँ, ब्लीडिंग हो सकता है सर्जिकल साइट पे, ट्रोकल या ये जो वेरिस नीडल है उसमें इंजरी होगा, इंटेस्टाइनल इंजरी होगा या तो डायरेक्ट या तो थर्मल के द्वारा, यूरिनरी ट्रैक इंजरी होगा या तो डायरेक्ट या थर्मल के द्वारा। कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या देख सकते हैं? एनेस्थेसिया में कॉम्प्लिकेशंस आएगा, इक्विपमेंट मेल फंक्शन कर रहा है तो हो सकता है, थर्मल इंजरी, सबक्यूटेनियस एम्फीसेमा, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है। अब एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन प्रेगनेंसी, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है ना प्रेगनेंसी में कोई भी ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा टाइम सेकेंड ट्राइमेस्टर का अर्ली, तो स्टार्टिंग में अच्छा रहता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्यों नहीं? क्योंकि उस समय जो हमारा यूट्रस होता है वो इलार्ज हो जाता है, इसलिए सर्जरी करना टेक्निकली डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद जो वेना कावा है उसमें कंप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है और इफ़ेक्ट ऑन द कार्डिक आउटपुट और प्लासेंटा ब्लड फ्लो कम करने के लिए किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं? प्रेग्नेंट पेशेंट को सुपाइन पोजीशन या लिथोटोमी पोजीशन में करते हैं और क्या कहते हैं लेफ्ट वार्ड टिल्ट करने के लिए, या आप क्या कर सकते हैं लेफ्ट साइड में आप क्या कहेंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन को उसके हिप के नीचे तकिया रख सकते हैं जिससे कि वो जो कंप्रेशन हो रहा है उसको कम हो जाए। उस अब क्या किया जाता है ना, वेना कावा के कंप्रेशन को कम करने के लिए मेनली प्रेग्नेंट वुमेन को क्या कहा जाता है, पोजीशन जब वो लिथोटोमी पोजीशन में रहती है, सुपाइन पोजीशन में रहती है, तो उनको थोड़ा लेफ्ट वाल टिल्ट कर दिया जाता है। तो या तो क्या करते हैं, अगर इमरजेंसी पेशेंट आई है वो होश में नहीं रहती है तो हम हिप के नीचे तकिया रख देते हैं ताकि वो थोड़ा लेफ्ट वाल टिल्ट हो जाए। ठीक है। उसके बाद लेप्रोस्कोपी में आपको पता है एयर डाला जाता है। ठीक है। तो क्या उसमें करते हैं 15 mm तक प्रेशर करना या 15 mm से एबव करना मैटरनल और ये फीटल
फिजियोलॉजी को अफेक्ट करता है, जैसे कि माँ का कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, उसके बाद मैटरनल रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है, प्लासेंटा परफ्यूजन घट सकता है। तो जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रहेगा वो 8 से 12 mmHg के बीच में रहेगा। अब जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में इनिशियल जो एब्डोमिनल एंट्री है वो बहुत रिस्की होता है, क्योंकि जो हमारा यूट्रस इनलार्ज हो चुका है उसमें इंजरी होने का खतरा होता है। इस रिस्क को कम करने के लिए हम ओपन एंट्री टेक्निक यूज करते हैं, या एंट्री इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। वो कहाँ पर? द पाल्मर पॉइंट शुड बी कंसीडर। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।